Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ahlavat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं UGC नेट साइकोलॉजी पेपर 2 की प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज एंड हमारा चल रहा है यूनिट 2 रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पे कि हम हर एक क्वेश्चन को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं एंड उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हम जानेंगे। ठीक है, आज है इसका पार्ट 3 एंड पार्ट 1 एंड 2 ऑलरेडी अवेलेबल हैं चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर सीरीज। ओके, सो दिस इज पार्ट 3 चैप्टर 2 यूनिट 2। ओके, सो वी हैव टुडे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज से हम शुरू करेंगे क्वेश्चन 11। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? विच अमंग द फॉलोइंग आर द एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च? तो एक रिसर्च के अंदर हमें कुछ एथिक्स फॉलो करने होते हैं एंड इनमें से कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि एथिकल प्रिंसिपल की तरह काउंट होते हैं इन रिसर्च। ओके, so first is openness, objectivity, carefulness, या all of these. This is a very straightforward and easy question. So I hope you can answer this. So answer here is कि यहाँ पे ये तीनों ही चीजें जो हैं वो एक रिसर्च में एथिकल प्रिंसिपल की तरह यूज होती हैं। रिसर्च शुड ब्रिंग ओपननेस, इट शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड केयरफुलनेस की भी उसमें हमें जरूरत पड़ती है। सो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ओके, ये सब हमें एथिकल प्रिंसिपल्स के तौर पे फॉलो करना होता है। अब नॉट जस्ट दीज 3, इसके अलावा भी कुछ और प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए एंड वी शुड नो अबाउट देम। सो वो मैंने कुछ लिस्ट डाउन किए हैं आप लोगों के लिए। सो मे बी यू कैन नोट देम डाउन। कुछ और एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें रिसर्च में फॉलो करने पड़ते हैं। देयर इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स विच वी शुड फॉलो व्हाइल कैरिंग आउट द रिसर्च। तो ये वो प्रिंसिपल्स हैं एंड लाइक ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी, केयरफुलनेस, ओपननेस, ये कुछ तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में कवर कर लिए। देन अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी शुड बी देयर, रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन, रिस्पॉन्सिबल मेंटरिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कॉम्पिटेंस, लीगैलिटी, एनिमल केसेस या ह्यूमन सब्जेक्ट्स प्रोटेक्शन कि अगर हम अपनी रिसर्च में ह्यूमन बींग्स को या एनिमल्स को यूज कर रहे हैं तो वी शुड अबाइड बाय द लीगल नॉर्म्स। ओके, सो these are few other ethical principles. तो इनमें से भी अगर कुछ आता है तो I think you will be able to answer that. Okay, maybe you can note them down or you can take a screenshot of these. Okay, let's come to another question now. What is our next question? Okay, question number 12 is which one of the following sampling procedures is least suitable for generalizing experimental results? Okay, सबसे पहले तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है? सैम्पलिंग प्रोसीजर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो हमें ऑप्शंस में क्या दिए हुए हैं? हमें ऑप्शंस में कुछ सैम्पलिंग प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, उसमें से हमें बताना है कि जनरलाइजेशन के लिए, ठीक है, जनरलाइजिंग एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स होते हैं उन पे जनरलाइज करने के लिए कौन सा लीस्ट सूटेबल है। तो हमें सैम्पलिंग प्रोसीजर कौन कौन से दिए हैं? स्नोबॉल, पर्पसिव सैम्पलिंग, इंसिडेंटल सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग। अब इनमें से कौन सी सैम्पलिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो हम जनरलाइज कर सकते हैं, वो हमें देखना है। फिर उसमें हमें बताना है कि लीस्ट जनरलाइजेशन किसका होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि लीस्ट जनरलाइजेशन हम इन मेथड्स में से किसके रिजल्ट्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? ये सैम्पलिंग मेथड्स कौन से हैं, इनकी जनरलाइजेशन कैसी होती है, एंड देन हम फिर डिसाइड करेंगे या फाइंड आउट करेंगे कि इनमें से लीस्ट जनरलाइजेशन हम किसके रिजल्ट्स की कर सकते हैं। ठीक है, देन वी विल गेट आवर आंसर। ओके, सो इफ यू नो देन इट्स फाइन, अदरवाइज हम इसको अभी अच्छे से पढ़ते हैं। एक बार पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये सैम्पलिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, ये इनका क्या मतलब है, क्या यूसेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज सैम्पलिंग मेथड्स आर योर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, सो ये सारे के सारे आपके आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी
सैम्पलिंग के अंदर, ठीक है। अब इनको एक बार हम देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं अच्छे से एक बार, एंड देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा ये हम कर रहे हैं यहाँ पे कुछ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ओके। सैम्पलिंग की कुछ टेक्निक्स, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट वन है हमारा, हम देखते हैं फर्स्ट इज इंसिडेंटल सैम्पलिंग, देखते हैं क्या होता है। इंसिडेंटल सैम्पलिंग, ठीक है। अब इंसिडेंटल सैम्पलिंग को हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी कहते हैं, ओके। कन्वीनियंस सैम्पलिंग से आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि ये क्या है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी इसको बोला जाता है। अब कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि हम जो सैंपल्स चूज कर रहे हैं वो अपनी कन्वीनियंस के आधार पे चूज कर रहे हैं, ठीक है। कि जितना आसानी से हमें कोई सैंपल एक्सेसिबल हो सकता है हम उस सैंपल को चूज कर लेते हैं, ठीक। तो उसको बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग या इंसिडेंटल सैम्पलिंग। अब जैसे कि अगर मेरे को साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए कुछ, तो मेरे लिए सबसे एक्सेसिबल क्या है कि जो मेरे यहाँ स्टूडेंट्स हैं मैं उनमें से किसी भी 10 या 50 स्टूडेंट जितने का भी डेटा चाहिए उन स्टूडेंट्स को मैं चूज कर लूँ। इसी तरीके से सपोज किसी को स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए एंड उनके कोई फ्रेंड हैं जो किसी पर्टिकुलर क्लास को टीच करते हैं, तो दे कैन गो टू दैट टीचर एंड आस्क सैंपल्स फ्रॉम हर क्लास, है ना। तो इस तरीके से जितना हमारे लिए कन्वीनियंट होता है एक्सेस करना सैंपल को, हम उसी आधार पे उनको ले लेते हैं। हम फिर उसमें ये कैटेगराइजेशन नहीं करते कि what is the age group we are taking, what is the gender we are taking, क्या बैकग्राउंड हम ले रहे हैं। नो, इट इज सिंपली कि एक्सेसिबल कितना है हमको वो चीज, तो उस हिसाब से हम वहां से सैंपल्स पिक कर लेते हैं, ठीक है। सो सैंपल्स आर सिलेक्टेड हैफाजेडली हियर, ठीक है। हैफाजेडली अगेन इसी तरीके से, ओके। कन्वीनियंटली हम जो मिल रहा है वो पिक कर लिया, तो इसको हैफाजेड सैम्पलिंग भी बोला जाता है वैसे तो, ठीक है। अनदर नेम इज हैफाजेड सैम्पलिंग, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है, कन्वीनियंस के आधार पे होती है और एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के आधार पे होती है। सो ये महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं, अगर आप इसको याद रखें तो एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के आधार पे होती है। दीज आर द पॉइंटर्स, ठीक है। अब सेकेंड सैम्पलिंग की अगर हम बात करें तो बात करते हैं हम अभी कोटा सैम्पलिंग की, ठीक है। कोटा सैम्पलिंग क्या होती है? अब कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, कोटा सैम्पलिंग में जो रिसर्चर होते हैं वो कुछ रेलिवेंट कैटेगरीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे कि मुझे मेल्स एंड फीमेल्स का डेटा चाहिए, एज ग्रुप वो डिसाइड कर लेते हैं ना, कुछ कैटेगरीज पहले से बना लेते हैं, ठीक है। ये नहीं कि एक पॉपुलेशन का डेटा चाहिए और जाके जितने भी मिल रहे हैं जो भी मिल रहा है उनको एज अ सैंपल्स उठा लिया। नो, वहां पे वो कुछ कैटेगरीज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने कैटेगरीज बनाई मेल्स की एंड फीमेल्स की, ठीक है। एंड देन फिर उन्होंने कैटेगरी बनाई कि आई विल टेक इट फ्रॉम मे बी 30 to 60 ईयर्स के एज ग्रुप में, ठीक है। 30 to 60 एज ग्रुप ऑफ मेल्स, 30 to 60 एज ग्रुप ऑफ फीमेल्स की इन्होंने ये कैटेगरी बना ली कि इस एज में मतलब इस एज ग्रुप में फीमेल्स और इस एज ग्रुप में मेल्स उनको लेने हैं। अब लेकिन कुछ कैटेगरीज ही बनती हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा आगे और काम नहीं होता। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैटेगरीज वो डिसाइड करते हैं कि कैसे हम हर एक कैटेगरी में कुछ कुछ सैंपल्स हम ले लें, दैट्स इट। इसको अगर एग्जाम्पल से समझें
तो सपोज एक मूवी थिएटर से लोग बाहर आ रहे हैं, है ना, एंड वहाँ पे मूवी के रिव्यूज़ के लिए हमें डेटा लेना है कि अच्छा ये पर्टिकुलर मूवी ने कैसा काम किया, लोगों के क्या रिव्यूज़ हैं। तो हमने डिसाइड किया हम कुछ 20 मेल्स का रिस्पॉन्स लेंगे एंड 20 फीमेल्स का रिस्पॉन्स लेंगे इन द एज ग्रुप 30 to 60, ठीक है। तो जैसे जो भी आता जा रहा है, ठीक है, जिसको भी हम आता जा रहा है हम उससे, अगर एक मेल आया उससे हमने पूछ लिया 30 to 60 ईयर का, फीमेल आ रही है तो उनसे पूछ लिया, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वहाँ पे सिर्फ वो 20 लोग ही हैं या वो सब के व्यूज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके वो 20 कंप्लीट हो गए तो उसके बाद हो सकता है मे बी अदर 500 लोग और हों वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे स्टिल इट इज़ अ नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उतनी ज़्यादा भी यहाँ पे नहीं है संभावना कि हर एक जो सैंपल, हर एक जो एलिमेंट है या हर एक जो मेल या फीमेल है उनकी इसमें टेंडेंसी है कवर होने की। सो दैट इज़ नॉट देयर, सो इट इज़ स्टिल नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। हमें कैटेगरीज डिसाइड कर लेते हैं एंड देन उसके बाद जैसे जैसे हमें मिलता रहता है सैंपल, हम उसकी करके सैम्पलिंग अपने कंप्लीट करते हैं काम, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम करते हैं सैम्पलिंग, कौन सी, पर्पसिव सैम्पलिंग की बात करेंगे अब हम, ठीक है। पर्पसिव सैम्पलिंग, अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको यहाँ पे, पर्पसिव सैम्पलिंग मतलब पर्पस है यहाँ पे कुछ, है ना, ये पर्पस दिख रहा है यहाँ से। तो पर्पस जब हमारा होता है तो हमारे दिमाग में पहले से होता है कि हमें इस पर्पस के लिए कोई सैंपल चाहिए, तो हमें आइडिया होता है कि ओके इस पर्पस को कौन फुलफिल कर सकता है। फिर उस ग्रुप में से या उस टाइप की पॉपुलेशन में से हम किसी को पिक करते हैं एंड देन हम अपना काम करते हैं, ठीक है, अपनी रिसर्च कैरी आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली यूनिक केसेस आते हैं। जैसे अगर हमें किसी एजुकेशन पॉलिसी पे विचार जानने हैं, ठीक है, उसके रिव्यू जानने हैं, तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में से किन्हीं को सेलेक्ट करेंगे या हम डिफरेंट स्कूल्स के टीचर्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के या उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड जो भी पॉलिसी है वहाँ से हम टीचर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलरली यूनिक केस सेलेक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। सेलेक्ट केसेस विद अ स्पेसिफिक पर्पस, ओके। अब ये मतलब बहुत ज़्यादा जनरलाइज चीज़ नहीं होती है, स्पेसिफिकली जिनको उस चीज़ का एक्सपर्टीज़ होता है या वो बहुत ज़्यादा ही उनको नॉलेज होती है उस चीज़ से रिलेटेड, रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा होती है उनकी, तो हम उन लोगों को एज अ सैंपल सेलेक्ट करते हैं। एंड बहुत कम सैंपल्स ऐसे होते हैं जिनको कि हम यूज़ करते हैं। या जैसे किसी नेशनल इशू के ऊपर अगर हमें एटीट्यूड पता करना है तो वहाँ पे हम पर्टिकुलर जर्नलिस्ट को या सोशल एक्टिविस्ट को, इन सब को हम जो उससे रेलिवेंट होंगे उनको हम सेलेक्ट करेंगे। यूनिक तरीके से सिलेक्शन होता है यहाँ पे, कीपिंग इन माइंड द पर्पस, ठीक है। सो सेलेक्ट केसेस सैंपल्स विद स्पेसिफिक पर्पस यहाँ पे इन्वॉल्व होता है हमारा। ठीक है, एंड यूनिक केसेस आर स्पेशली इंफॉर्मेटिव, ठीक है, यूनिक केसेस आते हैं यहाँ पे। ओके, अब बात करते हैं हम स्नोबॉल सैंपलिंग की। ओके, स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होती है? इस सैंपलिंग में क्या होता है ना कि ये जिस पॉपुलेशन के ऊपर हम कैरी आउट करते हैं वो पॉपुलेशन बहुत इतने आम तरीके से हमें नहीं मिलती है, ठीक है। जैसे कुछ सर्वाइवर्स की पॉपुलेशन, ऐसे कुछ सर्वाइवर जो किसी ट्रेजेडी से सर्वाइव होके बचे हैं, या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइप के एंटी सोशल एलिमेंट्स की, जैसे क्रिमिनल्स वगैरह की, या बहुत ऐसे जो कि आसानी से रीचेबल नहीं होते हैं, ऐसी पॉपुलेशन जो कि आपको ढूंढने से भी इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, ऐसे लोगों की सैम्पलिंग या ऐसे एलिमेंट्स की सैम्पलिंग जब करते हैं तो हम स्नोबॉल सैम्पलिंग के थ्रू करते हैं। तो वो कैसे करते हैं कि सपोज हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन तक पहुंच गए, जिस पर्टिकुलर जो हमें रिसर्च करनी है उसके लिए जो हमें जिस टाइप का सैंपल चाहिए, हम उस पर्टिकुलर इंसान तक पहुंच गए। अब हमें मुश्किल से एक इंसान मिला है वैसा,
हमने उसका इंटरव्यू लिया, वहाँ रिसर्च कंडक्ट की अपनी, ठीक है। अब हमें दूसरा सैंपल चाहिए, तो उस दूसरे सैंपल के लिए हम उसी इंसान को बोलेंगे, अपने उस सब्जेक्ट को बोलेंगे कि यू कनेक्ट अस टू अनदर सिमिलर काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। तो वो हमें अपने ही जैसे एक और किसी इंसान से मिलवाएंगे एंड देन हम उन पे रिसर्च करेंगे, फिर हम उनको बोलेंगे ठीक है आप नेक्स्ट किसी एक और से मिलवाइए हमें। तो हम इस तरीके से अपने सैंपल्स उसमें लेके आते हैं। तो ये कैसे दिख रहा है आपको, लग रहा है ना कि एक वन पर्सन टू अनदर गए, उसके थ्रू फिर नेक्स्ट पर्सन गए, तो एक टाइप की ये चेन बनती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है इस सैम्पलिंग में, स्नोबॉल सैम्पलिंग में, दिस इज अ चेन फॉर्मेशन, ठीक है, या चेन रेफरल भी कहते हैं। एंड क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इसको नेटवर्क सैम्पलिंग भी बोलते हैं। ओके, सो आई होप ये आपको समझ आया है। चेन रेफरल होता है एक, तो इसमें रेफरेंस के थ्रू हमें ये चीजें मिलती हैं, एंड इसको नेटवर्क सैम्पलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने एग्जांपल्स भी आपको दे दिए हैं और आपको तरीका बता दिया है कि कैसे हम इसमें से चूज करेंगे, ठीक है। अब आई होप ये आपको सैम्पलिंग तो सारी समझ आ गई है कि ये चारों टाइप की सैम्पलिंग क्या होती हैं। अब हमारा क्वेश्चन था कि किसके रिजल्ट को, इनमें से कौन से सैम्पलिंग के रिजल्ट को हम जनरलाइज कम से कम कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि इनका जनरलाइजेशन कैसे होगा, है ना। अब ये देखते हैं, इनके जनरलाइजेशन की बात करते हैं, जनरलाइजेशन ऑफ देयर रिजल्ट, ठीक है। अब इंसिडेंटल सैम्पलिंग से जो भी रिजल्ट आएगा, इंसिडेंटल सैम्पलिंग कैसी होती है, हमारी एक्सेसिबिलिटी के आधार पे होती है, ठीक है। तो इसमें बायस इंक्लूड होने के चांसेस काफी हैं, है ना, काफी हद तक बायस आ जाते हैं, क्योंकि हमें जो मिल रहा है हम उसी को एज ए सैंपल कंसिडर कर रहे हैं, हम ज्यादा उसमें कुछ और फिल्टर आउट ही नहीं कर रहे चीजें, उसको और ज्यादा उसको टारगेट ओरिएंटेड नहीं बना रहे हैं, ठीक। तो ये क्या होगी, यहाँ पे आपकी जनरलाइजेशन जो होगी, ऐसे रिजल्ट की जनरलाइजेशन वीक जनरलाइजेशन होगी, ठीक है, वीक जनरलाइजेशन। अब कोटा सैंपलिंग की अगर बात करें तो कोटा सैंपलिंग में हमने काफी हद तक जो है कैटेगरीज बनाई हैं, एंड उसके बाद फिर हमें जो मिलता जा रहा है आगे से हम उसको सैंपल के तौर पे चूज करें, जैसे मैंने मूवी रिव्यू वाला एग्जांपल लिया था, ठीक है। अब ये इससे तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पे तो सारे स्टूडेंट्स जो हमने एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद हो, तो वहां पे तो एज इट इज जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमने सबको सिलेक्ट कर लिया। हमने उसमें ये नहीं देखा कि कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं, या एज ग्रुप क्या है, हमने वहाँ कैटेगरीज भी नहीं बनाई, ठीक है। तो उसको हम किस हद तक जनरलाइज करेंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या है, अगर हमें यहाँ पे जनरलाइज करना हो तो हमारे पास एक पॉपुलेशन के हिसाब से हम ये किसी हद तक, इससे बेटर हम कर सकते हैं जनरलाइजेशन की। हाँ, हम 30 to 60 ईयर के मेल्स के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि इनको ये मूवी अच्छी लगी या मूवी अच्छी नहीं लगी, या जो भी उनके फीडबैक्स आए, ठीक है। तो दिस इज अ बिट बेटर जनरलाइजेशन देन दिस, ठीक है, बेटर जनरलाइजेशन हो गया इसका देन योर इंसिडेंटल सैम्पलिंग, ठीक है। देन पर्पसिव सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग में क्या था, हमारा स्पेसिफिक पर्पस था एंड यूनिक केसेस हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व थे। तो इसको जनरलाइज कहाँ किया जा सकता है, इसको जनरलाइज उसी यूनिक पॉपुलेशन के ऊपर किया जा सकता है, या सिमिलर काइंड ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। सो स्पेसिफिक है तो उसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन या यूनिक पॉपुलेशन के ऊपर इसको जनरलाइज किया जा सकता है। सो इट कैन बी जनरलाइज्ड ऑन सिमिलर काइंड ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, कैन बी जनरलाइज्ड on similar kind of population, ठीक है। देन स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग की तो बहुत ही लिमिटेड जनरलाइजेशन होगी, क्योंकि एनीवेज यहाँ पे जो सैंपल्स हैं उनकी ही पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत कम है, तो सिर्फ उन्हीं पॉपुलेशन के ऊपर ये जनरलाइज होगा, एंड दैट्स वाई कि इसकी जो जनरलाइजेशन है वो बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है, वेरी लिमिटेड जनरलाइजेशन, वेरी लिमिटेड जनरलाइजेशन, ठीक है। अब अगर हम जनरलाइजेशन की बात करें
जनरलाइजेशन के ऑर्डर की बात करें अगर हम, तो मैं यहाँ पे जैसे मेंशन करती हूँ मैं, लेस टू मोर जनरलाइजेशन का हम ऑर्डर देखते हैं। लेस टू मोर जनरलाइजेशन, ठीक है। सबसे लीस्ट किसका होगा, वो दिख रहा है स्नोबॉल सैंपलिंग का, है ना। पॉपुलेशन ऑलरेडी कम है तो जनरलाइजेशन भी जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। तो सबसे लीस्ट जनरलाइजेशन किसके रिजल्ट की होगी, आपकी स्नोबॉल के, ठीक। स्नोबॉल के बाद आपकी किसकी होगी, उसके बाद आपकी होगी कन्वीनियंस सैंपलिंग की, ठीक है। क्योंकि कन्वीनियंस सैंपलिंग भी आपका बहुत वीक जनरलाइजेशन है। यहां पे आ जाएगा आपका कन्वीनियंस सैंपलिंग, सैंपलिंग रहने दो कन्वीनियंस तक, ठीक है। ओके, उसके बाद किसका है, उसके बाद बचता है आपका कोटा सैंपलिंग एंड पर्पसिव सैंपलिंग। अब पर्पसिव सैंपलिंग भी जनरलाइज की जा सकती है, लेकिन अगेन उसकी जो पॉपुलेशन है वो भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे ही होगी, तो इसका क्या आएगा, पर्पसिव सैंपलिंग उसके बाद हो जाएगी। एंड आपकी जो कोटा सैंपलिंग है वो सबसे ज्यादा जनरलाइज की जा सकती है। क्यों, क्योंकि उसमें हमने काफी हद तक कैटेगरीज बना दी होती है एंड देन हम उसको सैंपलिंग करते हैं, तो देन इज योर कोटा सैंपलिंग, ठीक है। सो दिस विल बी योर ऑर्डर, स्नोबॉल सबसे कम, देन कन्वीनियंस सैंपलिंग, देन पर्पसिव सैंपलिंग एंड देन योर कोटा सैंपलिंग विल बी हाईली जनरलाइज्ड, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग प्रोसीजर्स इज लीस्ट सुटेबल फॉर जनरलाइजिंग एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ठीक है। तो लीस्ट सुटेबल हमने देख लिया कौन सा है, स्नोबॉल सैम्पलिंग, जिसकी बहुत लिमिटेड जनरलाइजेशन हो सकती है रिजल्ट की। सो दिस इज आवर आंसर, ओके। सो लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन नाउ। ओके, so this is question number 13. Arrange the following in correct sequence related to research process. अब हमारा रिसर्च प्रोसेस होता है, उसमें हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, फॉर्मल स्टेप्स हमारे रहते हैं, है ना। तो वो किस ऑर्डर में है वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। सो क्या क्या है, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, देन योर लिटरेचर सर्च, उसके बाद है कलेक्शन ऑफ डेटा, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च डिजाइन या एनालिसिस ऑफ डेटा, ठीक है। तो अब ये स्टेप्स में से आई होप आपने रिसर्च की भी होगी अपनी मास्टर्स में। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं लिटरेचर का, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर यानी कि लिटरेचर सर्च, ठीक है। इसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी हम बोलते हैं, यानी कि उस रिसर्च से रिलेटेड जो भी आपके पास अवेलेबल है चीजें, उनको रिव्यू करना, है ना। जो भी थ्योरीज या फाइंडिंग्स, एग्जिस्टिंग स्टडीज हैं, उनको रिव्यू करना। सो रिव्यू ऑफ लिटरेचर या लिटरेचर सर्च विल बी योर सेकंड पॉइंट, ओके। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम अपना हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है। हमें पता चल गया कि हमारी क्या प्रॉब्लम है, हमने उसका लिटरेचर रिव्यू कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। सो फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस विल बी योर थर्ड, दिस वन, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर हम उसके बाद रिसर्च डिजाइन बनाएंगे। हमने हाइपोथेसिस बना लिया, अब हमें उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, अब एक रिसर्च डिजाइन बनाने की। रिसर्च अप्रोच कौन सी यूज करेंगे, विल इट बी क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव या मिक्स मोड रिसर्च हम यूज करेंगे, हमारा सैम्पलिंग मेथड कौन सा होगा, हमारे डेटा कलेक्शन के टूल्स क्या रहेंगे, या हमारी जो मेजरमेंट टेक्निक्स होंगी वो क्या रहेंगी, हम बायसेस को कैसे कंट्रोल करेंगे, ऑल दोज थिंग्स। तो ये सब हमारी आती है रिसर्च डिजाइन में, ठीक है। सो दिस विल बी योर फोर्थ, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च डिजाइन वाला। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम रिसर्च डिजाइन जब हमारे पास आ जाएगा तो हम डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा विल बी योर फिफ्थ ईयर। एंड फाइनली हम उस कलेक्टेड डेटा को एनालाइज करेंगे, ठीक है, एनालिसिस ऑफ डेटा, ओके। सो अब हमें सीक्वेंस बताना है, अरेंज करना है इनके हिसाब से। तो कैसे क्या सीक्वेंस रहेगा, फर्स्ट सेकंड तो एज इट इज रहेंगे, फर्स्ट सेकंड ए बी एंड सी आर दैट वे। देन थर्ड नंबर पे आएगा हमारा फोर्थ। सो दिस यहां पे हमें आंसर मिल गया सी, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम,
review of literature, then formulating hypothesis, then formulating research design, then collection of data, and then analysis of data. Okay, so I hope this is clear. Let's move on to another question now. Okay, so mixed methodology of research is a combination of what? क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज. तो हमारा ये यहाँ पे मेथडोलॉजी की बात हो रही है. तो जो हमारी मिक्स्ड मेथड की जो मेथडोलॉजी है, क्या वो एक प्रकार की क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, या बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च है. ठीक है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च. वैसे मिक्स्ड मेथड में दोनों ही होते हैं, ए एंड बी. मिक्स्ड मेथड आपकी क्वालिटेटिव भी होती है एंड क्वांटिटेटिव भी होती है. सो हियर द आंसर इज बोथ ए एंड बी. ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा एक बार यहाँ पे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में एक बार थोड़ा इंफॉर्मेशन लेंगे, पढ़ेंगे. ठीक है, जिससे कि आपको ये इन फ्यूचर अगर इनसे रिलेटेड कुछ आता है तो यू शुड नो कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है एंड क्वांटिटेटिव क्या होती है. मिक्स्ड मेथड तो देखो दोनों का ही कॉम्बिनेशन हो जाएगी. ठीक है, सो लेट्स स्टडी हियर व्हाट इज क्वालिटेटिव. थोड़े से पॉइंटर मैं बता देती हूं यहां पे आपको, एंड योर क्वांटिटेटिव. ठीक है, ओके. सो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, जैसे हम जो भी इन डेप्थ इंटरव्यूज करते हैं, है ना, जाके किसी के भी अगर हमें इंटरव्यू लेना हो, किसी के एक्सपीरियंसेस को जानना हो, इस तरीके की जो हमें रिसर्च करनी होती है वो होती है आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटी बेस्ड रिसर्च है. ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, नाम से पता चल रहा है कि क्वांटिटी है तो उसमें नंबर आएगा आपका. ठीक है, तो जहां पे कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जहां हम गेदर करते हैं, ठीक है, हाईली स्ट्रक्चर्ड मेथड हम यूज करते हैं, तो वो आएगी आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च. ठीक है, या क्वांटिटेटिव आपका मेथडोलॉजी. ओके, अब इसमें क्या होगा, इसमें हम कैसे करेंगे वो मल्टीपल, अगर इसमें यानी कि लार्ज नंबर ऑफ सैंपल होते हैं आपके, है ना, जैसे हम क्वेश्चनियर्स के थ्रू करते हैं या सर्वेज के थ्रू हम इसको कंडक्ट करते हैं. लेकिन क्वालिटेटिव में हम कैसे करते हैं, इंटरव्यूज के थ्रू एक्सपीरियंसेस जानते हैं, है ना. सो हियर द की टर्म इज योर क्वालिटी, जिसको कि हम करते हैं इन डेप्थ इंटरव्यूज होते हैं यहां पे. ठीक है, इन डेप्थ इंटरव्यूज, एक्सपीरियंसेस, इन सबको जानने की कोशिश की जाती है, एटसेट्रा. एंड क्वांटिटेटिव में क्या होता है, क्वांटिटेटिव में योर क्वांटिटी मैटर्स. ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, हाईली स्ट्रक्चर्ड मेथड्स यूज किए जाते हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड मेथड्स. ठीक है, इसमें क्या आएंगे एग्जाम्पल आपके, क्वेश्चनियर्स, ओके, या फिर आपके सर्वेज जो होते हैं. ठीक, आपको ये भी क्वेश्चन इस तरीके से मिलके आ सकता है कि आपको क्वेश्चनियर, सर्वे, इंटरव्यू, एक्सपीरियंस, ये ऑप्शंस है, आपको बताना है इनमें से विच आर क्वालिटेटिव, विच आर क्वांटिटेटिव, है ना. तो ये जो मैं डिफरेंस बता रही हूँ ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं. ये जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स यहाँ पे जो आपको याद करने, इनमें से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू के टाइम पे या क्वालिटेटिव रिसर्च में जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं वो जनरली ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन आर ओपन एंडेड. क्वेश्चंस यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन आर ओपन एंडेड. तभी तो वो अपने एक्सपीरियंसेस इन डेप्थ शेयर करेंगे, है ना. एंड यहां पे क्या होते हैं क्वेश्चन,
क्लोज एंडेड, ठीक है, क्योंकि हमें जनरल तो ऑप्शंस की फॉर्म में हम ऑलरेडी उनका आंसर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे योर क्वेश्चंस यूज फॉर डेटा कलेक्शन आर क्लोज एंडेड, ओके। देन है आपका डेटा रिप्रेजेंट कैसे होता है। अब यहाँ पे जो हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, अगर हम किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, है ना, तो या नोट्स की फॉर्म में उसको लेंगे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे डेटा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, रिकॉर्डिंग्स एटसेट्रा, ठीक है। डेटा इज रिप्रेजेंटेड in the form of notes या फिर आपके रिकॉर्डिंग्स, इस तरीके से जो है यहाँ पे डेटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और यहाँ पे हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हमारा डेटा कलेक्ट किसकी फॉर्म में होता है, नंबर्स की फॉर्म में डेटा आया होता है, ठीक है। तो उसको हम ग्राफ्स वगैरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, स्टैटिस्टिकली ग्राफ, फिर हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का यूज होगा आपका, ठीक। डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड ग्राफ्स, ठीक है। नंबर्स एंड ग्राफ्स, या फिर यू कैन ऑल्सो से स्टैटिस्टिकली, ठीक है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि यू शुड नो, ओके। मे बी यू कैन नोट देम डाउन। ओके, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच आई वॉन्टेड टू गिव यू। अब इसका क्वेश्चन का आंसर तो हमने कर ही लिया था, दिस शुड बी बोथ ए एंड बी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च का ही कॉम्बिनेशन होता है आपका मिक्स्ड मेथड मैथडोलॉजी, ठीक है। तो अब उसमें होगा क्या कि हम जैसे रिसर्च कर रहे हैं कोई, है ना, तो उसमें हम लार्ज नंबर ऑफ सैंपल है हमारे पास, तो हम उनकी क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम कुछ एक पर्टिकुलर्स के जो है इंटरव्यूज भी कंडक्ट करेंगे, तो इस सेंस में वहां पे हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च भी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका मिक्स्ड मेथड, ठीक है। तो इस तरीके, ये एक एग्जांपल दिया है, ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे मिक्स्ड मैथडोलॉजी कंडक्ट की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Okay, so this is the last question for today. Generalization of results is a characteristic of what? अब अगेन जनरलाइजेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रिजल्ट्स का जनरलाइजेशन यानी कि कितने व्यापक रूप से उस रिजल्ट को जो है समझा जा सकता है, बिगर पॉपुलेशन पे माना जा सकता है, is a characteristic of qualitative research, quantitative research, both A and B and none of these. अब देखो हमने क्या किया था कि क्वालिटेटिव रिसर्च तो इन डेप्थ इंटरव्यूज होते हैं, है ना, तो वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के अपने एक्सपीरियंसेस, अपने इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होते हैं, राइट। तो उसको हम कितनी पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर लेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल टू जनरलाइज दैट, राइट, क्योंकि वो इन डेप्थ उस पर्टिकुलर पर्सन के अपने एक्सपीरियंसेस एंड व्यूज हैं। और जबकि जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है वो क्या होता है, वो नंबर्स की फॉर्म में होता है, वो ग्राफिकल हम उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे कंडक्ट की गई रिसर्च होती है ना। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है, अभी हमने पीछे देखा, तो हम उसके डेटा को जो है या उसके रिजल्ट को जो है जनरलाइज कर सकते हैं काफी हद तक, ओके, क्योंकि वहां पे जो सैंपल्स होते हैं वो ज्यादा मात्रा में होते हैं। कभी भी जनरलाइजेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आप ये देखना कि जितने ज्यादा हमारे सैंपल्स होंगे, जितने ज्यादा वो सैंपल्स अच्छे से कैटेगराइज किए गए होंगे, उतनी ही उसकी संभावना जनरलाइजेशन की ज्यादा रहेगी, ठीक है। जहां पे सैंपल रिड्यूस होते जाएंगे या उनकी जो कैटेगराइजेशन है वो भी फर्दर रिड्यूस होती जाएगी, जितना लीस्ट आपको सैंपल मिलेगा कहीं पे, तो वो उतनी ही लीस्ट जनरलाइजेशन उसके रिजल्ट्स की होगी, ओके। सो दिस यू शुड कीप इन माइंड। तो यहाँ पे जनरलाइजेशन
किसके रिजल्ट्स का हो सकता है, वो हो सकता है हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च का। क्वालिटेटिव रिसर्च को हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के वो इन डेप्थ इंटरव्यू होते हैं, उनके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो वी कैन नॉट जनरलाइज दैट, वी कैन जनरलाइज द क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, वाई? बिकॉज लार्ज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बात आप याद रखना। ओके, और यहाँ पे तो क्या होता है, आपका इन डेप्थ इंटरव्यूज होते हैं, है ना। ये पहले भी बता दिया था, बट स्टिल आई एम राइटिंग है कि आपको ये याद रहे। ओके, सो दिस इज इट। इनको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के भी क्वेश्चंस करेंगे, एंड आई होप ये आपको समझ आया है। इफ यस, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट JRF के एग्जाम के लिए, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हेयर, और अच्छे से प्रिपेयर करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।